हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आइए समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है। देखो गाइस, कोई भी इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, अमेरिका की इकोनॉमी हो, या फिर रशिया की इकोनॉमी हो, जापान की इकोनॉमी हो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो भारत हो या भारत के अलावा पूरे देश में किसी भी देश की इकोनॉमी हो, उस इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज़ कभी स्टॉप नहीं हो सकती। यहाँ लिखा ना, इन एवरी इकोनॉमी थ्री एक्टिविटीज़ नेवर स्टॉप। अब वो तीन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? सबसे पहली है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी एक्टिविटीज़ है जनरेशन ऑफ इनकम, और थर्ड एक्टिविटीज़ है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो, आप खुद बताओ भाई, किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन रुक सकता है क्या? कभी नहीं रुक सकता। ठीक है, क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, या फिर जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, वो अपनी नीड्स एंड वांट को फुलफिल कैसे करेगा? भाई, जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर हमारे देश में हैं, उनकी कुछ ना कुछ नीड्स एंड वांट होती हैं, तो उसे फुलफिल करना होता है। या फिर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कर पाएंगे जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं बनेगा? भाई, जब अगर देश में मान लो गुड्स एंड सर्विसेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई भी प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? और हाउस होल्ड जो है वो अपनी नीड्स एंड वांट को फुलफिल कैसे करेगा? तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका प्रोडक्शन कभी भी रुक नहीं सकता। और दूसरी चीज, अगर मान लो किसी भी देश में या किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो आप सभी को पता है, मैंने पहले से भी बता रखा है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना हो, चाहे एक सुई बनानी हो या फिर एक हवाई जहाज बनाना हो, उसके लिए हमें चाहिए होता है क्या चाहिए होता है गाइस? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर, इन द फॉर्म ऑफ लेबर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर सर्विसेज यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर होते हैं। और ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके ओनर कौन होते हैं बताइए? इनके ओनर कौन होते हैं? सर, हाउस होल्ड होता है। जी हाँ, हाउस होल्ड होता है। तो हाउस होल्ड क्या करता है? उसके पास जो भी फैक्टर सर्विसेज होती हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? उसे प्रोवाइड कराता है किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज बनाना होता है, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लेता है? एक तो पहले लैंड लेता है, और उस लैंड के बदले में क्या देता है? रेंट देता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, वो किसी भी हाउस होल्ड सेक्टर से एज अ लेबर की सर्विस लेता है, तो उसे वेजेस की पेमेंट करना पड़ता है। या फिर मान लो अगर कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर है जो कैपिटल प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट उसको मिलता है। या फिर मान लीजिए कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर जो एंटरप्रेन्योर की सर्विस देता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, तो उसे प्रॉफिट मिलता है। तो कहने का मतलब, अगर किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है इनकम का जनरेशन भी होगा। किस फॉर्म में? इन द टर्म्स ऑफ वेजेस, इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन द टर्म्स ऑफ रेंट, इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा? अगर प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होगा? इनकम का जनरेशन भी होगा। और जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आएगी तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या करेंगे? उस इनकम को खर्च भी करेंगे, क्योंकि भाई उन्हें अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल भी करना होता है। तो जो भी इनकम का जनरेशन होता है, उस इनकम को वो लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी हाउस होल्ड जो खर्चा करता है अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बना सकें। तो कहने का मतलब है, जब इनकम का जनरेशन होगा, लोगों के पास इनकम आएगी, तो लोग क्या करेंगे? खर्च भी करेंगे। ठीक है, तो ये तीन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो किसी भी इकोनॉमी में कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती गाइस। क्या? पहला गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, दूसरा इनकम का जनरेशन, और थर्ड क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसीलिए गाइस, इसीलिए इन तीन एक्टिविटीज को बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। यानी ये क्या है? ये तीनों एक्टिविटीज किसी भी इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, दीज एक्टिविटीज आर द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज। मतलब कहने का कि कोई भी इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती बिना इन तीन एक्टिविटीज के। यानी किसी भी इकोनॉमी में ये तीन एक्टिविटीज निरंतर जो है वो चलती रहती हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज इसमें डिफिकल्ट होता है, देखो यहाँ लिखा है ना, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ दीज एक्टिविटीज। मतलब ये जो तीन एक्टिविटीज हैं, क्या? एक तो प्रोडक्शन,
दूसरा इनकम का जनरेशन, और तीसरा क्या होता है गाइस, एक्सपेंडिचर। ये जो तीन एक्टिविटीज हैं, इसमें से ये चीज ट्रेस करना कि पहले क्या होगा, यानी पहले देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, या पहले इनकम का जनरेशन होता है, या फिर पहले एक्सपेंडिचर किया जाता है। ये तीनों चीज़ों को ट्रेस करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते कि पहले क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें सर्कुलर फॉर्म में चल रही होती हैं, यानी प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम का जनरेशन होगा, फिर इसके बाद उससे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें सर्कुलर फॉर्म में चलती रहती हैं। तो तीनों में से पहले क्या हो रहा है, इस चीज़ को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है गाइज, यहाँ से आपको एक एमसीक्यू पूछा जाता है। वो क्या, कि जो प्रोडक्शन होता है, जो इनकम होती है, जो एक्सपेंडिचर होता है, ये कौन सा वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है या फिर स्टॉक वेरिएबल है, ये चीज़ यहाँ से पूछा जाता है। तो गाइज ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी कि प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तीनों क्या हैं, फ्लो वेरिएबल है। सर फ्लो वेरिएबल क्या होता है गाइज, मैंने एक वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि फ्लो वेरिएबल और जो स्टॉक वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, तो उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। और जो हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है, उसे हम जब मेजर करते हैं, ठीक है, यूनिट में, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको मेजर करते हैं, तो उसे स्टॉक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब सोचो प्रोडक्शन ये कैसे होता है। प्रोडक्शन भाई या तो एक हफ्ते का होगा, एक महीने का होगा, एक साल का होगा। जनरली प्रोडक्शन को हम जब मेजर करते हैं वो एक साल का या फिर एक महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ। हम कभी ऐसे भी तो नहीं, ऐसे नहीं तो प्रोडक्शन मेजर नहीं करते ना कि बताओ जो है 9 बजे, ठीक है, या मतलब किसी पर्टिकुलर डेट को 10 तारीख को कितना प्रोडक्शन हुआ, इस तरीके से हम मेजर नहीं करते हैं। बल्कि प्रोडक्शंस को पर डे यानी एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर पर वीक यानी कि एक हफ्ते में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर पर मंथ या फिर पर ईयर, इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को मेजर करते हैं। तो क्योंकि हम इसे जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्लो वेरिएबल। उसी तरीके से इनकम है भाई, आपकी मंथली इनकम क्या है, आपकी जो है सालाना इनकम क्या है, इसी तरीके से तो इनकम को मेजर किया जाता है। या ऐसे कोई मेजर करता है बताओ 10:15 पे तुम्हारी इनकम क्या है, नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं मेजर करते, बल्कि हम एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। अब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक साल का हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर है भाई, आपका एक दिन का खर्चा क्या है, एक हफ्ते का खर्चा क्या है, एक महीने का खर्चा क्या है, या फिर एक साल का खर्चा क्या है, इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोडक्शन होता है, जो इनकम होता है, या जो फिर एक्सपेंडिचर होता है, ये तीनों क्या है, फ्लो वेरिएबल होते हैं। तो याद रखना, वहां भी मैंने बताया था जब मैं एग्जांपल आपको डिस्कस कर रहा था, तो ये तीनों चीजों मैंने वहां पे ली थी, यानी प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था ये कौन से वेरिएबल होते हैं, फ्लो वेरिएबल होते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये कौन सा वेरिएबल है, तो याद रखिएगा कौन सा है, फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बाकी ये जो नेक्स्ट लाइन है, इसको तो मैंने बता ही दिया कि दीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल विदाउट अ बिगिनिंग और एन एंड। मतलब ये जो तीन चीजें हैं ना, जैसे देखो मैं बता दूं, जो आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसके बाद इनकम का जनरेशन होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है, ये तीनों चीज़ें सर्कुलर फॉर्म में चलती हैं। देखो प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम होगा, इनकम के बाद एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर के बाद फिर से क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे तो फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर इसके बाद जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम का जनरेशन होगा, फिर लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर लोग डिमांड करेंगे, फिर प्रोडक्शन होगा। यानी कि ये तीनों चीज़ें सर्कुलर फॉर्म में चलती रहती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि दीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल, ठीक है, विदाउट अ बिगिनिंग और एन एंड। लेकिन ये जो सर्कुलर फॉर्म में तीनों चीजें चल रही होती हैं, उसमें से पहला कौन है, ठीक है, और पहला लास्ट कौन है, ये चीजें ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। आइए इसके बाद फिर से हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल भी जिसको कहते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ये सब क्या है, एक अनएंडिंग फ्लो है। मतलब ये कभी रुकता नहीं है, ये सर्कुलेशन में हमेशा चलता रहता है, एक सर्कल के फॉर्म में। मतलब कि पहले प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम का जनरेशन होगा, फिर लोग उसको खर्च करेंगे। तो जब हम खर्च करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हम डिमांड करेंगे, तो जब डिमांड होगी तो फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम का जनरेशन होगा। ये तीनों चीजें अनएंडिंग फ्लो है, मतलब ये कभी रुकता नहीं है। किसी भी इकोनॉमी में ये निरंतर क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो वही चीजें कह रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। मतलब वही चीजें हैं, ये जो तीन एक्टिविटीज हैं एक सर्कुलर के फॉर्म में चलती रहती हैं, सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। इसके बाद गाइस
नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है दैट इज थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, अब ये थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होता है, तो देखो यहाँ लिखा है प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर द थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी। भाई किसी भी इकोनॉमी में मैंने बताया ना कि ये जो तीन चीजें हैं यानी कि प्रोडक्शन, इनकम ऑफ जनरेशन और एक्सपेंडिचर, ये तीनों सर्कुलर के फ्लो में यानी कि सर्कुलर फॉर्म में चल रही होती हैं, तो इसीलिए इसको थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो ये एक डायग्राम है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखो किसी भी इकोनॉमी में जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है क्या, फेज ऑफ प्रोडक्शन। भाई किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। और आप सभी को पता है कि प्रोडक्शन जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, जो कि हम किससे हायर करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो जब हम हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं तो उसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो जब हम फैक्टर पेमेंट करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, तो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या होता है, इनकम जनरेशन होता है। तो जो सेकंड फेज होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका इनकम जनरेशन कहलाता है। फिर जब लोगों के पास इनकम आती है तो उस इनकम को क्या करते हैं, लोग खर्च करते हैं, यानी कि फेज ऑफ डिस्पोजिशन या फेज ऑफ एक्सपेंडिचर जिसको कहा जाता है। भाई जाहिर सी बात है, हमारे पास जब इनकम होगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे। ठीक है, और जब फिर हम उसको खर्च करते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक फर्नीचर परचेज करना था, मैंने फर्नीचर परचेज किया, सबसे पहले तो मेरे पास इनकम आई, उस इनकम से मैंने फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, तो जब हम फर्नीचर की डिमांड करते हैं तो फिर क्या होगा, फर्नीचर और प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, तो जब फर्नीचर और प्रोड्यूस किए जाएंगे तो फिर से क्या होगा, वापस से इनकम का जनरेशन होगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस इनकम को लोग खर्च करेंगे, फिर डिमांड करेंगे, फिर डिमांड करेंगे तो फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर से इनकम का जनरेशन होगा, फिर से एक्सपेंडिचर होगा, फिर से प्रोडक्शन होगा। मतलब ये सारी चीज़ें, ये तीनों एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एक सर्कुलर के फॉर्म में चलती रहती हैं। यानी अगर प्रोडक्शन होगा तो इनकम का जनरेशन होगा, इनकम होगी तो खर्चा होगा, खर्चा करेंगे तो डिमांड होगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सर्कुलर फॉर्म में चलती रहती हैं, इसीलिए इसको सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो बोला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी भी हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से रीड कर सकते हो। देखो पहला लिखा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर फेज वन। यानी फेज वन में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जिसका कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है, कॉज जनरेशन ऑफ इनकम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो प्रोडक्शन करने से क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि बाई जनरेशन डिमांड। ठीक है, जब इनकम का जनरेशन होने के बाद क्या होगा, इनकम कॉज एक्सपेंडिचर, यानी इनकम जब लोगों के पास आएगी तो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, या फिर इनकम का डिस्पोजिशन करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जब एक्सपेंडिचर होगा बाय जनरेटिंग डिमांड एक्सपेंडिचर, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। वंस अगेन कास्ट प्रोडक्शन, जब डिमांड होगा तो फिर से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और ये तीनों चीज़ें किसी भी इकोनॉमी में एक सर्कुलर के फॉर्म में चलती रहती हैं। इसीलिए गाइस इसका नाम क्या पड़ा है, थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। यानी ये तीन एक्टिविटीज जो हैं ये सर्कुलर के फॉर्म में किसी भी इकोनॉमी में निरंतर चलती रहती हैं, मतलब कभी स्टॉप नहीं होती, कभी रुकती नहीं है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज रुका ना तो इकोनॉमी ही ठप हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये जो फेज हैं, अलग अलग जो फेज हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तीन फेज हैं, उन तीनों फेजों के बारे में हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है वो क्या होता है गाइस, प्रोडक्शन फेज। यहाँ मैं लिखना भूल गया, सबसे पहला फेज क्या होता है गाइस, प्रोडक्शन फेज। सर प्रोडक्शन फेज क्या होता है, तो देखो प्रोडक्शन फेज का मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन। यानी प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, वो मान लीजिए वुड खरीदता है। ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है, वो मान लीजिए वुड खरीदता है 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, और उसने क्या किया, उस वुड को कन्वर्ट कर दिया चेयर में, जिसकी कीमत हो गई 20,000 रुपये। तो देयर इज वैल्यू एडिशन, यानी कि उसमें उस वुड में, उस लकड़ी में वैल्यू एडिशन किया गया, कितने का, 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ है उस लकड़ी में, उस वुड में, दिस इज प्रोडक्शन। उसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन कहा जाता है। तो गाइस प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि फेज ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो मींस द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। यानी कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। यानी जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं किसी भी चीज में तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद सेकंड फेज आपका होता है क्या, फेज ऑफ इनकम जनरेशन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि कह रहा है कि हाउस होल्ड रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर, किसको, टू द प्रोड्यूसर्स को, है ना, समझ गए। मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है किसको, प्रोड्यूसर्स को। फिर इससे क्या होगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर होगा जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा प्रोड्यूसर्स को, तो प्रोड्यूसर से क्या मिलेगा, वही लिखा हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट, तो उसको फैक्टर पेमेंट में रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है। रेंट कब मिलता है, लैंड के बदले, यानी जिसने भी लैंड प्रोवाइड कराया है उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, यानी जिसने कैपिटल प्रोवाइड कराया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। वेजेज या फिर सैलरी फॉर लेबर, जो एज अ लेबर सर्विस दे रहा है उसको क्या मिलेगा, वेजेज या फिर सैलरी मिलेगी। और जो एंटरप्रेन्योर की सर्विस देगा उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो इनकम का जो जनरेशन होता है वो कैसे होता है, यानी जो हाउस होल्ड होता है वो क्या करता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है किसको, प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर उसके बदले में क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है किसको, हाउस होल्ड को, यानी रेंट की पेमेंट करेगा लैंड के बदले, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा कैपिटल के बदले, वेजेज या फिर सैलरी का पेमेंट करेगा लेबर के बदले, और प्रॉफिट पेमेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज के बदले, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ 10 इन फेज 2 ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, यहाँ देखो लिखा कह रहा है कि जनरेशन ऑफ इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इन फेज 1, यानी कहने का मतलब ये है, देखो जनरेशन ऑफ इनकम की अगर बात करें तो ये फेज कौन सा था, सेकंड था। लेकिन सेकंड फेज का एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, सेकंड फेज एग्जिस्टेंस में क्यों आता है, तो कह रहा वही कह रहा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो सेकंड फेज है दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम, ये किसका रिजल्ट है, फेज 1 का रिजल्ट है, ठीक है गाइस। वो किसका रिजल्ट है, फेज 1 का रिजल्ट है। फेज 1 का रिजल्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप सोच करके बताओ इनकम का जनरेशन कब होगा, जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, और क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हायर करते हैं किसी भी हाउस होल्ड से तो फिर उसे हमें फैक्टर पेमेंट करना पड़ता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि जो इनकम का जनरेशन होता है वो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो फेज 1 का क्या है, रिजल्ट है एक तरीके से। भाई अगर फेज 1 ही नहीं है, मान लो इकोनॉमी में देश में गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं बनेंगे तो क्या इनकम का जनरेशन होगा, नहीं होगा। तो वही कहा गया है कि जो जनरेशन ऑफ इनकम है ये किसका रिजल्ट है, तो ये फेज 1 का रिजल्ट है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं फेज नंबर 3। अब देखो फेज नंबर 3 में लिखा हुआ है जिसका नाम क्या होता है, फेज ऑफ डिस्पोजिशन या फिर फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो सेकंड फेज में क्या होता है कि लोगों को इनकम का जनरेशन होता है, तो उस इनकम का यूज क्या है, देखो इट इज स्पेंट, लोग क्या करते हैं उस इनकम को स्पेंड करते हैं या फिर डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, किसमें, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में उसका क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ कि व्हेन हाउस होल्ड बाय द फाइनल गुड, यानी जो हाउस होल्ड है अगर वो फाइनल गुड्स को परचेज करता है, उस पर खर्चा करता है, तो उसको बोलते हैं देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि हाउस होल्ड के जो द्वारा जो खर्चा किया जाता है फाइनल गुड्स पर उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ कि व्हेन प्रोड्यूसर बाय द फाइनल गुड्स देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये बात भी मैंने पहले बता रखी है कि अगर कोई प्रोड्यूसर, ठीक है, वो खर्च करता है किस पर, फाइनल गुड्स पर, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ कि 10 फेज थर्ड कौन सा था, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। अब एक्सपेंडिचर कब होगा आप खुद सोचो, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जनरेशन ऑफ इनकम, जब इनकम होंगी, यानी जो फेज 3 है वो किसका रिजल्ट है, फेज 2 का। भाई अगर लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी तो खर्चा कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो वही बात लिखी हुई है कि जो फेज 3 है यानी कि जो एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम है वो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जनरेशन ऑफ इनकम इन फेज 2, वो फेज 2 का रिजल्ट है। अगर फेज 2 नहीं होगा तो फेज 3 भी नहीं होगा, ठीक है। फेज 2 का मतलब अगर लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो लोग खर्च भी नहीं करेंगे। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेज 3 का जो रिजल्ट है वो क्या है, फेज 2 है, यानी इनकम का जनरेशन तो होता है लेकिन इनकम का जनरेशन होने के बाद, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग खर्च तो करेंगे लेकिन खर्च कब करेंगे, जब उनके पास इनकम होगी। और इनकम का जनरेशन सेकंड फेज था, ठीक है। और थर्ड फेज क्या है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर तभी होगा जब हमारे पास इनकम होगी। तो वही कह रहा कि जो फेज 3 है वो किसका रिजल्ट है, फेज 2 का, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद फिर से बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ दस देयर इज नॉन स्टॉप फ्लो। ये जो तीन चीजें हैं, मतलब एक तो प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इनकम का जनरेशन हो गया, और एक्सपेंडिचर हो गया। ये तीन जो एक्टिविटीज हैं, और ये तीनों एक्टिविटीज सर्कुलर फॉर्म में चलती हैं, यानी कि पहले प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम का जनरेशन होगा, फिर एक्सपेंडिचर होगा, फिर अगेन लोग डिमांड करेंगे तो फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर से इनकम का जनरेशन होगा, फिर से लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये तीनों चीजें सर्कुलर फॉर्म में चलती रहती हैं, कभी स्टॉप नहीं होती किसी भी इकोनॉमी में। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि देयर इज नॉन स्टॉप फ्लो, ठीक है। इसके बाद सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो तीन एक्टिविटीज, यानी कि जिसमें पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, ये तीन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कभी भी स्टॉप नहीं होती, वो नॉन स्टॉप किसी भी इकोनॉमी में चलती रहती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ ईच फ्लो कीप चेजिंग द अदर फ्लो विच इज वाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया, पहला फेज क्या होता है प्रोडक्शन का, दूसरा फेज क्या होता है इनकम जनरेशन का, और तीसरा एक्सपेंडिचर का। तो इसमें क्या होता है कि हर एक फेज एक दूसरे को कर रहा होता है, चेस कर रहा होता है। जैसे अगर प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन से क्या होगा, इनकम का जनरेशन होगा, अगर इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, फिर से डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, फिर से प्रोडक्शन होगी तो इनकम का जनरेशन होगा। तो हर एक फेज एक दूसरे फेज को क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, चेस कर रहा है। प्रोडक्शन इनकम जनरेशन क्रिएट कर रहा है, इनकम जनरेशन एक्सपेंस को क्रिएट कर रहा है, एक्सपेंस अगेन डिमांड को क्रिएट कर रहा है, डिमांड अगेन प्रोडक्शन को क्रिएट कर रहा है। तो ये तीनों जो एक्टिविटीज हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को चेस करती रहती हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। और वो चेस कैसे करती हैं, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। आइए एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज ट्रिपल आइडेंटिटी। लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम कल से एक नया चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो फाइनली आज ये चैप्टर है, दूसरा चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। तो आइए आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ट्रिपल आइडेंटिटी। ये क्या होता है वो समझते हैं। देखो कह रहा कंसीडरिंग द थ्री फेजेस टुगेदर वी फाइंड दैट इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जब इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हो, यानी कि हाउस होल्ड और तुम्हारा प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अगर किसी भी इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं तो इनमें तीन फेजेस एक साथ हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन, इनकम का जनरेशन और एक्सपेंडिचर। ये तीनों चीजें हमेशा क्या होती हैं, वो चलती रहती हैं एक साथ। यहाँ लिखा देखो क्या, प्रोडक्शन का मतलब द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये चीज ध्यान से समझना। किसी भी इकोनॉमी में अगर उस इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और कौन सा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, तो जितना भी प्रोडक्शन होगा उस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का, उतने के ही बराबर इनकम का जनरेशन भी होता है और उतने के ही बराबर एक्सपेंडिचर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाए, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी में जितने का प्रोडक्शन होगा, जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा, उतनी ही वैल्यू का इनकम का जनरेशन होगा और उतने के ही बराबर खर्चा होगा। यानी तीनों चीजें बराबर होती हैं, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम और इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी ये तीन चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी। तो ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में जितने का प्रोडक्शन हो, जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा, उतनी ही वैल्यू का इनकम जनरेशन होगा और उतनी ही वैल्यू का एक्सपेंडिचर होगा। मतलब तीनों एक्टिविटीज क्या होंगी, उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसे ही बोला जाता है ट्रिपल आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसकी लेकिन अजम्पशंस है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। अजम्पशंस क्या कह रहा कि अजम्पशंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो मॉडल। देखो सबसे पहली अजम्पशन है देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी नेमली हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। यानी पहली अजम्पशंस क्या है कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे सिर्फ दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करता हो। कौन कौन सा, एक तो हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर। वैसे सेक्टर तो चार होते हैं भाई, गवर्नमेंट भी होता है, एक्सटर्नल यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो कह रहा है कि सिर्फ दो ही इकोनॉमी एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि हाउस होल्ड, दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करने चाहिए इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तभी जो ये ट्रिपल आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका कंप्लीट हो पाएगा। सेकंड है
द हाउस होल्ड स्पेंट देयर इंटायर इनकम सो दैट देयर इज नो सेविंग, यानी कोई भी हाउस होल्ड उसके पास जो भी इनकम का जनरेशन होगा वो उसे पूरा का पूरा खर्च करेगा, यानी सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, सेविंग नहीं होगा, जो कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है भाई, हम जितना कमाते हैं क्या पूरा खर्च कर देते हैं क्या, नहीं, हम तो सेव भी करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि हाउस होल्ड के पास जो भी इनकम का जनरेशन होगा वो पूरी की पूरी इनकम को खर्च करेगा। इसीलिए तो मैंने बोला कि इनकम के ही बराबर क्या होगा, खर्चा। भाई इनकम के बराबर खर्चा तभी होगा जब हम कोई सेविंग नहीं करेंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर हम सेविंग कर लेंगे तो इनकम के बराबर खर्चा तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ये अजम्पशंस आपको लेके चलनी है कि इकोनॉमी में जितना भी इनकम का जनरेशन होगा हाउस होल्ड के पास, वो पूरी की पूरी इनकम को क्या करेगा, खर्च करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी सो दैट देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मतलब जो इकोनॉमी है वो कौन सी होनी चाहिए, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि उस इकोनॉमी में ना तो एक्सपोर्ट होता हो ना तो इंपोर्ट होता हो। ठीक है। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, हमारी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता रहता है। लेकिन यहाँ आपको क्या अजम्पशंस लेके चलनी है कि इकोनॉमी में, ये हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, कह रहा कि देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं भाई, हमारे देश में क्या है, गवर्नमेंट है। ठीक है। तो ये एजम्पशंस आपको लेके चलनी पड़ेगी। पहली कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हो, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। दूसरी, जो हाउस होल्ड है उसके पास जितनी भी इनकम होगी वो पूरा का पूरा वो क्या करेगा, खर्च करेगा, मतलब सेविंग नहीं करेगा। तीसरा, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगी। और चौथा, कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा इकोनॉमी में। ठीक है। तो ये है क्या, सर्कुलर फ्लो मॉडल का अजम्पशंस है। ठीक है। तो गाइस आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, 3 फेजेस मॉडल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, आपके लिए ये वीडियो अगर बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ये वीडियो आप शेयर करिए। ठीक है। और इसके बाद मैं फाइनली ये चैप्टर आज फिनिश कर चुका हूँ, यानी जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, जो कि चैप्टर नंबर 2 था, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सारी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली, अब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।